हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 के अकाउंटेंसी के 50 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के आंसर को डिटेल में जानेंगे। यह हमारा सेट 1 है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे एक बार जरूर देख ले, जरूर याद कर ले, एग्जाम से पहले रिवीजन कर ले, तभी आप एग्जाम में इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं इन 50 एमसीक्यूज के आंसर को विस्तार से। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी। When was the first book of bookkeeping and accountancy published? ऑप्शन ए 1946 में, ऑप्शन बी 1494 में, ऑप्शन सी 1498 में या ऑप्शन डी 1596 में। पुस्तपालन और लेखाकर्म की जो पहली पुस्तक थी उसका प्रकाशन 1494 ईस्वी में किया गया था और लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था, जिन्हें पुस्तपालन का पिता भी माना जाता है। लुकास पेसियोली द्वारा 1494 ईस्वी में 3 बुक प्रकाशित की गई थी, जिसमें पहला है सुमा डे अरिथमेट्रिका, दूसरा है जियोमेट्रिका और तीसरा है प्रोपोर्शनलिटा। ये जो तीनों पुस्तक थी इन्हें ही पुस्तपालन की प्रथम पुस्तक या लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक माना जाता है और इसी पुस्तक का 1543 ईस्वी में हग ओल्ड कैशर द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1494 में। क्वेश्चन नंबर 2, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होती है? Which of the qualitative characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented? ऑप्शन ए बोधगम्यता, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ऑप्शन बी तुलनीयता, कंपैरेबिलिटी, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी या ऑप्शन डी प्रासंगिकता, रेलेवेंस। तो जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो लेखांकन सूचना की जो विशेषता है, गुणात्मक विशेषता, बोधगम्यता प्रतिबिंबित होती है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। फिक्स एसेट्स इंक्लूड ऑप्शन ए अंतिम रहत्या, क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी अग्रिम भुगतान, पेमेंट इन एडवांस या ऑप्शन डी देनदार, डेटर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये जान लेते हैं कि संपत्ति क्या है। संपत्ति से आशय उन सभी प्रकार के संसाधनों से है जिसका प्रयोग किसी व्यवसायी या उद्यमी द्वारा व्यवसाय के सफल संचालन के लिए किया जाता है, व्यवसाय की अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये संपत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी संपत्ति और दूसरी होती है अस्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति जिसे फिक्स एसेट कहा जाता है, इसकी अवधि दीर्घ काल तक होती है, अर्थात इसकी अवधि 1 साल से ज्यादा की होती है। और दूसरी संपत्ति होती है अस्थायी संपत्ति, जिसकी अवधि अल्पकालीन होती है, यानी कि वो 12 माह या उससे कम की होती है। तो इस प्रकार स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में अंतर स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर जो फर्नीचर है वह एक स्थायी संपत्ति है, क्योंकि फर्नीचर की जो अवधि होगी वो हमेशा दीर्घकाल तक होगी, 1 साल या उससे कम अवधि की नहीं होगी। लेकिन यदि अंतिम रहत्या, अग्रिम भुगतान या देनदार की बात करें तो ये तीनों चालू संपत्तियां हैं, क्योंकि इनकी अवधि अधिक से अधिक 12 माह की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष के अंत में 5 लाख रुपए मूल्य के माल के विक्रय के बाद 50,000 रुपए का अंतिम रहत्या था। यह एक है At the end of financial year, after sale of goods worth rupees 5 lakhs, there was a closing stock of rupees 50,000. This is option A एक घटना, an event, option B लेनदेन, transaction, option C A और B दोनों, both A and B या option D इनमें से कोई नहीं, none of these। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वर्ष के अंत में 5 लाख का माल विक्रय करने के बाद 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो यह क्या ये घटना है या ये लेनदेन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि जब माल की बिक्री हुई है तो यहाँ पर लेनदेन भी हुआ है और जब 50,000 का अंतिम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बच गया है तो यह एक घटना है। तो इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा आय नहीं है? Which of the following is not an income? ऑप्शन ए कमीशन प्राप्त किया, कमीशन रिसीव्ड, ऑप्शन बी बट्टा प्राप्त किया, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑप्शन सी ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड या ऑप्शन डी पूंजी प्राप्त किया, कैपिटल रिसीव्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आय क्या है।
आगम यानी कि रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दिया जाए तो जो शेष बचता है उसे आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकम नहीं है। ऑप्शन ए है कमीशन प्राप्त किया, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड हो रहा है जो व्यवसाय के लिए आय है। दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी व्यवसाय के लिए आय है। तीसरा ऑप्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी व्यवसाय के लिए आय है। तो ये तीनों व्यवसाय के लिए आय है, लेकिन पूंजी प्राप्त किया, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, वह व्यवसाय के लिए आय नहीं है, क्योंकि जब भी किसी व्यवसायी द्वारा कैपिटल रिसीव किया जाएगा तो वह कैपिटल आय नहीं मानी जाएगी। उस पूंजी का प्रयोग, उस कैपिटल का प्रयोग व्यवसाय के विस्तार में किया जाता है, उसे आय के रूप में नहीं माना जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, नगद कटौती है, कैश डिस्काउंट इज, ऑप्शन ए माल के विक्रय के समय दी जाती है, अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी भुगतान करते समय प्राप्त होती है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, ऑप्शन सी माल के क्रय के समय प्राप्त की जाती है, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ये जानते हैं कि कटौती क्या है, या डिस्काउंट से आप क्या समझते हैं। कभी कभी व्यवसायी द्वारा ग्राहकों से अपने सामान या माल का पूरा मूल्य ना वसूल कर कुछ कम मूल्य उनसे लिया जाता है। तो जो कम मूल्य उनसे लिया जाता है, जितनी उन्हें छूट दी जाती है, वही डिस्काउंट कहलाता है। और लेखांकन में जो कटौती है यानी कि डिस्काउंट है, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यापारिक कटौती यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है विशेष कटौती स्पेशल डिस्काउंट, और तीसरा होता है नगद कटौती यानी कि कैश डिस्काउंट। यहाँ पर कैश डिस्काउंट के बारे में बात हो रही है, तो कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं ये पहले हम जान लेते हैं। किसी ग्राहक से एक निश्चित अवधि के अंदर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यवसायियों द्वारा नगद डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट देने का उद्देश्य ही होता है कि ग्राहक एक निश्चित समय के अंदर भुगतान कर दे। तो कैश डिस्काउंट जो है वो ग्राहकों को एक निश्चित समय के अंदर नगद भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, और नगद डिस्काउंट उन्हीं ग्राहकों को दिया जाता है जो एक निश्चित अवधि के अंदर अपना भुगतान कर देते हैं। तो कैश डिस्काउंट जो है वो माल के विक्रय के समय भी दी जाती है, भुगतान करते समय प्राप्त होती है, और माल के क्रय के समय भी प्राप्त की जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज, ऑप्शन ए निवेशकों के लिए, फॉर इन्वेस्टर्स, ऑप्शन बी लेखापालों के लिए, फॉर अकाउंटेंट्स, ऑप्शन सी अंकेक्षकों के लिए, फॉर ऑडिटर्स, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि लेखांकन सिद्धांत क्या है। लेखांकन सिद्धांत से आशय उन सभी प्रकार के लेखा नियमों से है जिनका प्रयोग करके ही एक लेखापाल वित्तीय विवरण एवं व्यवसायिक लेखे तैयार करते हैं। इन्हीं वित्तीय विवरण या व्यवसायिक लेखों का प्रयोग करके ही एक निवेशक यह निर्णय लेते हैं कि उन्हें निवेश करना है या नहीं। अंकेक्षक उन्हीं लेखांकन नियमों को की जांच करते हैं कि जो भी लेखांकन कार्य किए गए हैं वह नियम के आधार पर है कि नहीं। तो इस प्रकार लेखांकन सिद्धांत एक लेखापाल के लिए भी महत्वपूर्ण है, निवेशक के लिए भी महत्वपूर्ण है, और अंकेक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इस नीति का कारण है, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन ए समानता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, ऑप्शन बी रूढ़िवादिता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन सी प्रदर्शन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो लाभ की आशा ना करे और सभी संभव हानि का प्रावधान कर दे, यह रूढ़िवादिता की अवधारणा के अंतर्गत कहा गया है, रूढ़िवादिता की परंपरा के अंतर्गत कहा गया है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि भविष्य में लाभ होगा, आप इसकी उम्मीद ना करें, लेकिन जो संभव हानि है, जो हानि होने की संभावना है, उसकी व्यवस्था आप पहले से कर ले कि यदि हानि होगी तो आप उस हानि का सामना कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे। और यदि आप भविष्य की संभावित हानियों के लिए प्रावधान कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, तो आप अपने व्यवसाय का सफल संचालन कर पाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। माल का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ गुड्स इज, ऑप्शन ए मदे जिनका उपक्रम व्यापार करती है, आइटम इन विच द इंटरप्राइज डील्स, ऑप्शन बी संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली मदे, आइटम्स टू बी यूज्ड एज एन एसेट्स, ऑप्शन सी ये सभी, ऑल ऑफ दीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
तो माल का अर्थ होता है उपक्रम जिस मद का, जिस सामान का, जिस वस्तु का, जिस उत्पाद का व्यापार करती है। क्योंकि संपत्ति के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो मदें हैं वो संपत्ति है, उसका लेन देन नहीं होता है, उसका बिक्री नहीं होता है, बल्कि उसका प्रयोग करके व्यवसायी अपने लाभ में वृद्धि करती है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के पहलू या पक्ष होते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज एस्पेक्ट्स। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, एक डेटर और एक क्रेडिटर। एक पक्ष डेबिट होता है तो दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पेसियोली निवासी थे। फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, लुकास पेसियोली वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ ऑप्शन ए फ्रांस के फ्रांस, ऑप्शन बी इटली के इटली, ऑप्शन सी ब्रिटेन के ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका के अमेरिका। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जो जनक लुकास पेसियोली जी थे वो इटली के वेनिस नगर के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पुस्तक पालन का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज। ऑप्शन ए पुस्तकों को रखना, कीपिंग बुक्स। ऑप्शन बी पुस्तकों को अलमारी में रखना, कीपिंग बुक्स इन अलमीरा। ऑप्शन सी व्यापारिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो पुस्तक पालन का जो अर्थ है वो व्यापारिक लेन देन की लेखा पुस्तकों में रिकॉर्ड रखना है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, GAAP का पूरा नाम है। फुल नेम ऑफ GAAP इज। ऑप्शन ए सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन नीति, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी। ऑप्शन बी सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन सी सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन आयोजन, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोविजन या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो GAAP का पूरा नाम होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है। इज सेंट टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। ऑप्शन ए डेबिट नोट, ऑप्शन बी क्रेडिट नोट, ऑप्शन सी बीजक इनवॉइस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो जब एक ग्राहक माल वापस करता है तो क्रेडिट नोट भेजा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से लेखा पुस्तकों में किसको अभिलेखित नहीं किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑप्शन ए माल का विक्रय, सेल ऑफ गुड्स। ऑप्शन बी वेतन का भुगतान, पेमेंट ऑफ सैलरी। ऑप्शन सी कर्मचारियों का वेतन, सैलरी टू स्टाफ या ऑप्शन डी माल की आपूर्ति के लिए आदेश देना, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। जब किसी माल का सिर्फ ऑर्डर प्राप्त होता है, आदेश प्राप्त होता है, तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं किया जाता है, कोई जर्नल एंट्री नहीं किया जाता है। नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेखांकन का आधार है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज। ऑप्शन ए रोकड़ आधारित, कैश बेसिस। ऑप्शन बी उपार्जन आधारित, एक्रूवल बेसिस। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो लेखांकन के दो आधार है, रोकड़ आधार और उपार्जन आधार, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, नगद विक्रय के लिए प्रयोग किए जाने वाला मूल प्रलेख है। सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स इज। ऑप्शन ए कैश मेमो, ऑप्शन बी बीजक एवं बिल, इनवॉइस एंड बिल। ऑप्शन सी नगद रसीद, कैश रिसिप्ट या ऑप्शन डी नामपत्र, डेबिट नोट। तो नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख है कैश मेमो, क्योंकि नगद में जब सेल किया जाता है तो कैश मेमो दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। ऑप्शन ए संपत्ति प्लस पूंजी बराबर दायित्व, एसेट प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज। ऑप्शन बी संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। ऑप्शन सी संपत्ति प्लस दायित्व बराबर पूंजी, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल या ऑप्शन डी दायित्व माइनस पूंजी बराबर संपत्ति, लायबिलिटीज माइनस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है, यह समीकरण सही है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेखांकन मानक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर। ऑप्शन ए लेखांकन नीति के चयन का आधार, बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी।
ऑप्शन बी एक इकाई द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय, सेट ऑफ बोर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय एन एंटिटी। ऑप्शन सी एक इकाई की स्थापना व प्रबंध करने के लिए आधार, बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग एन एंटिटी, या ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो लेखांकन मानक जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वह लेखांकन नीतियों का एक समुच्चय है जो किसी व्यवसायिक इकाई द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बैंक अधिविकर्ष खाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, या ऑप्शन डी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यह किसी व्यक्ति के खाते को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, नियम सभी व्ययों व हानियों को नाम तथा सभी आय एवं लाभों को जमा संबंधित है। द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स रिलेट्स टू ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, ये जो है अकाउंट का जो गोल्डन रूल है और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, नाममात्र खाते का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज ऑप्शन ए स्टॉक खाता स्टॉक अकाउंट, ऑप्शन बी वेतन खाता सैलरी अकाउंट, ऑप्शन सी अदत्त व्यय खाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट, या ऑप्शन डी ख्याति खाता गुडविल अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट जो है वह रियल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट वह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और गुडविल अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर जो वेतन है सैलरी है वो किसी व्यवसाय के लिए एक तरह का खर्च होता है, इसलिए यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के रूप में वेतन है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक रोजनामचा में कितने खाने होते हैं? हाउ मेनी कॉलम डज अ जर्नल हैव? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, 4, ऑप्शन बी 5, 5, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो एक रोजनामचा में एक जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ का, और चौथा कॉलम होता है डेबिट अमाउंट का, और पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट अमाउंट का। तो इस प्रकार एक जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, रोजनामचा लेखा उनके लिए नहीं किया जाता है। नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर ऑप्शन ए व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट, ऑप्शन बी नगद बट्टा कैश डिस्काउंट, ऑप्शन सी दोनों बोथ ऑफ देम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जर्नल एंट्री किसका नहीं किया जाता है। इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन लेखांकन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 2 प्रकार के ही डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। एक है कैश डिस्काउंट और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का लेखा जर्नल एंट्री में किया जाता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का लेखा नहीं किया जाता है। इसे वस्तु या सामान के बुक वैल्यू में से, पुस्तक मूल्य में से घटाकर लिखा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भवन निर्माण के लिए मजदूरों को मजदूरी दिया, किस खाता को डेबिट किया जाएगा? पेड वेजेस टू वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, विच अकाउंट इज डेबिटेड? ऑप्शन ए मजदूरी खाता वेजेस अकाउंट, ऑप्शन बी भवन खाता बिल्डिंग अकाउंट, ऑप्शन सी मजदूर खाता वर्कर्स अकाउंट, या ऑप्शन डी भवन का मरम्मत खाता रिपेयरिंग ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पर बात हो रही भवन निर्माण के लिए मजदूरी देने की, और हम जानते हैं कि यदि किसी संपत्ति के रिपेयर करने में, लाने में, ले जाने में, या किसी प्रकार के इंस्टॉलेशन में अगर कोई खर्च होता है तो उस खर्च को उस संपत्ति यानी कि एसेट्स में ही जोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण से संबंधित जो मजदूरी है उसे बिल्डिंग अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मजदूरों को मजदूरी दी, वेजेस पेड टू वर्कर्स। ऑप्शन ए मजदूरी खाता नाम नगद खाता जमा डेबिट वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, ऑप्शन बी मजदूरों का खाता नाम नगद खाता जमा डेबिट वर्कर्स अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, ऑप्शन सी मजदूरी खाता नाम मजदूरों का खाता जमा डेबिट वेजेस अकाउंट एंड क्रेडिट वर्कर्स अकाउंट, या ऑप्शन डी मजदूरों का खाता नाम मजदूरी खाता जमा डेबिट वर्कर्स अकाउंट एंड क्रेडिट वेजेस अकाउंट। जब वेजेस पेड किया जा रहा है किसी वर्कर को, तो यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट होगा।
यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक नहीं है कि वेजेस का पेमेंट किसको हुआ। वेजेस एक खर्च है तो इसलिए वह डेबिट होगा, और चूंकि कैश में पेमेंट होगा तो टू कैश, और अगर कैश पेमेंट नहीं है तो वहाँ आउटस्टैंडिंग की बात होगी। लेकिन यहाँ पे वेजेस पेड हो चुका है तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि इस स्थिति में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जनरल एंट्री किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी का अर्थ है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए सरकार एवं राज्य कर, गवर्नमेंट एंड स्टेट टैक्स, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी गुजरात राज्य कर, गुजरात स्टेट टैक्स, या ऑप्शन डी वस्तु आपूर्ति कर, गुड सप्लाई टैक्स। जो जीएसटी का फुल फॉर्म में होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जेएफ का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म ऑफ जेएफ इज ऑप्शन ए रोजनामचा मोड, जर्नल फोलियो, ऑप्शन बी संयुक्त फाइल ज्वाइंट फाइल, ऑप्शन सी रोजनामचा फाइल, जर्नल फाइल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जेएफ का जो फुल फॉर्म है वो जर्नल फोलियो है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में रोकड़ स्तंभ का सदैव ही होता है। कैश कॉलम ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज ऑप्शन ए जमा शेष क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन बी नाम शेष डेबिट बैलेंस, या ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, एनी ऑफ द टू, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो रोकड़ बही का जो रोकड़ कॉलम का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बैंक अधिविकर्ष क्या है? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? ऑप्शन ए ऋण खाता लोन अकाउंट, ऑप्शन बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नाममात्र खाता नॉमिनल अकाउंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। एक लोन अकाउंट है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, रोकड़ में खरीदे हुए माल को अभिलेखित किया जाएगा। गुड्स परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन द ऑप्शन ए क्रय पुस्तक परचेज बुक, ऑप्शन बी विक्रय पुस्तक सेल्स बुक, ऑप्शन सी रोकड़ बही कैश बुक, या ऑप्शन डी क्रय वापसी पुस्तक परचेज रिटर्न बुक। तो रोकड़ में खरीदे गए माल यानी कि गुड्स कैश में परचेज हो रहा है, तो जब भी कैश में परचेज हो या सेल हो तो हमेशा उसे कैश बुक में लिखा जाता है। लेकिन यदि माल उधार में खरीदा जाता तो उसका लेखा परचेज बुक में होता। ठीक उसी प्रकार यदि नगद में बेचा जाए तो कैश बुक में उसका लेखा किया जाएगा, और यदि माल को उधार में बेचा जाए तो सेल्स बुक में उसका लेखा होगा, और यदि परचेज किया हुआ माल रिटर्न होगा तब वो परचेज रिटर्न बुक में उसका लेखा किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में माल का नगद क्रय बताया जा रहा है, कैश परचेज बताया जा रहा है, इसलिए इसका लेखा कैश बुक में होगा, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अंतिम प्रविष्टियों को निम्न में अभिलेखित किया जाता है। क्लोजिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग, ऑप्शन ए रोकड़ बही कैश बुक, ऑप्शन बी खाता बही लेजर, ऑप्शन सी मुख्य रोजनामचा जर्नल प्रॉपर, या ऑप्शन डी स्थिति विवरण बैलेंस शीट। तो अंतिम प्रविष्टि यानी कि क्लोजिंग एंट्री का लेखा जर्नल प्रॉपर में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बैंक समाधान विवरण है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए एक खाता बही अ लेजर अकाउंट, ऑप्शन बी रोकड़ पुस्तक का एक भाग अ पार्ट ऑफ कैश बुक, ऑप्शन सी रोकड़ पुस्तक तथा पासबुक के अंतर को मिलान करने वाला एक विवरण पत्र, अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के शेष में जो अंतर होता है उसे मिलान करने के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तलपट है ट्रायल बैलेंस इज ऑप्शन ए खाता एन अकाउंट, ऑप्शन बी विवरण है अ स्टेटमेंट, ऑप्शन सी सहायक बही है अ सब्सिडरी बुक, या ऑप्शन डी मूल पुस्तक है ए प्रिंसिपल बुक। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, इसे एक पेपर में एक पेज में बनाया जाता है। यह अकाउंट नहीं है, ना ही यह सहायक एवं मूल पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, तलपट के ना मिलने पर राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट इज टेम्परली पुट टू ऑप्शन ए देनदार खाते में डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन बी लेनदार खाते में क्रेडिटर्स अकाउंट, ऑप्शन सी उचंती खाते में सस्पेंस अकाउंट, या ऑप्शन डी स्टॉक खाते में स्टॉक अकाउंट। तो जब तलपट के दोनों शेष यानी कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का शेष या बैलेंस नहीं मिलता है तो जितना अमाउंट जिस और डिफरेंस होता है उतने अमाउंट की राशि सस्पेंस अकाउंट में दिखा दी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो यह दिखाया जाएगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन इन ऑप्शन ए व्यापार खाता में ट्रेडिंग अकाउंट,
ऑप्शन बी लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट, या ऑप्शन डी लाभ हानि नियोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अन्य समायोजन की तरह एक समायोजन होता है। यदि इसे ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है या ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है तो इसका लेखा सिर्फ एक जगह बैलेंस शीट के एसेट साइड में किया जाएगा। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता तो उसका लेखा दो जगह होता। ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता और बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तलपट में दिखाया गया है, यानी कि तलपट के अंदर दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका लेखा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ह्रास है। डेप्रिसिएशन इज एन ऑप्शन ए व्यय एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी आय इनकम, ऑप्शन सी प्रावधान प्रोविजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, बल्कि यह प्रोविजन है किसी संपत्ति के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, बिक्री बही का उपयोग के अभिलेखन हेतु किया जाता है। सेल्स बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, ऑप्शन ए माल के सभी विक्रयों, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी सभी उधार विक्रय, ऑल क्रेडिट सेल्स, ऑप्शन सी माल को छोड़कर संपत्तियों के सभी उधार विक्रय, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स अदर देन गुड्स, या ऑप्शन डी माल के सभी उधार विक्रयों, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे समझना जरूरी है सेल्स बुक के बारे में। तो सेल्स बुक में सभी माल के उधार सेल का लेखा होता है। यदि माल नगद में बिक्री होती है तो उसका लेखा कैश बुक में किया जाता है, लेकिन यदि माल की बिक्री उधार में हो रही है तो उसका लेखा सेल्स बुक में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अप्रचलन का मतलब मूल्य में के कारण कमी होना है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य में स्थायी कमी, परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी भौतिक टूट फूट, वेयर एंड टियर, ऑप्शन सी समय की समाप्ति, या ऑप्शन डी खोज और आविष्कार, न्यू इन्वेंशन। तो अप्रचलन का मतलब होता है जब कोई सामान किसी नए आविष्कार के कारण अप्रचलित हो जाती है, मार्केट से बाहर हो जाती है, तो उसे अप्रचलन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, पूंजीगत प्राप्तियों से बने संचय को कहा जाता है। रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर नोन एज, ऑप्शन ए पूंजीगत संचय कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी संचय कोष रिजर्व फंड, ऑप्शन सी आयगत संचय रेवेन्यू रिजर्व, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो पूंजीगत प्राप्ति से बने संचय को पूंजीगत संचय कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक समायोजन का लेखा होना चाहिए। एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट, ऑप्शन ए एक स्थान पर, ओनली वन प्लेस, ऑप्शन बी दो स्थान पर, टू प्लेसेस, ऑप्शन सी दो स्थान से अधिक पर, मोर देन टू प्लेसेस, ऑप्शन डी किसी पर भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो प्रत्येक समायोजन का लेखा दो जगह होता है, एक तो ट्रेडिंग या पीएल अकाउंट में और दूसरा लेखा होता है बैलेंस शीट में। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, छोटे व फुटकर भुगतानों को जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे कहा जाता है। स्मॉल एंड पिटी पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन बुक कॉल्ड, ऑप्शन ए रोकड़ बही कैश बुक, ऑप्शन बी लघु भुगतान बही स्मॉल पेमेंट बुक, ऑप्शन सी क्रय बही परचेज बुक, या ऑप्शन डी खुदरा रोकड़ बही पिटी कैश बुक। यहाँ पर छोटे और फुटकर भुगतान के बारे में बात की जा रही है। तो छोटे और फुटकर नगद भुगतान खुदरा रोकड़ बही में यानी कि पेटी कैश बुक में लिखे जाते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज, ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो स्थायी संपत्ति पर जो ह्रास है वो आयगत व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए आयगत व्यय का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय का कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी स्थगित आयगत व्यय का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जान लेना होगा कि पूंजीगत व्यय क्या है, आयगत व्यय क्या है, पूंजीगत आय क्या है और आयगत आय क्या है। तो आयगत का अर्थ आप समझिए जो बार बार होने वाले व्यय होते हैं उसे आयगत व्यय कहते हैं, और पूंजीगत व्यय वैसे व्यय होते हैं जो कि बार बार नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कपड़ा दुकान की व्यवसायी अपने दुकान का कंप्यूटर खराब होने के कारण उसे बेच रहा है, ऐसी स्थिति में कंप्यूटर की बिक्री पर जो प्राप्त होगी वह पूंजीगत आय होगी। और ठीक उसी तरह
अगर वो नया कंप्यूटर खरीदता है तो वो बार बार नहीं खरीदेगा, तो इस प्रकार कंप्यूटर का उसका खरीद उसके लिए पूंजीगत व्यय होगा। आयगत व्यय बार बार होने वाले व्यय होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। और आयगत आय जो होती है, जैसे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आयगत आय है जो बार बार प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ प्रारंभिक व्यय की बात हो रही है, और प्रारंभिक व्यय किसी व्यवसाय के प्रारंभ होने से पहले जो खर्च हुए हैं वह व्यय होता है। और प्रारंभिक व्यय एक बार खर्च कर दी जाती है, लेकिन उसका लाभ आने वाले कई एक वर्षों तक होता है, जिसे स्थगित आयगत व्यय कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट इज ऑप्शन ए एक स्थिति विवरण, ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन बी एक खाता एन अकाउंट, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों ही बोथ ऑफ दीज, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो आर्थिक चिट्ठा एक स्थिति विवरण है, एक स्टेटमेंट है। इसमें संस्था की संपत्ति एवं दायित्वों का उल्लेख होता है। यह संस्था की आर्थिक स्थिति को बताती है। इस प्रकार यह एक स्थिति विवरण है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड बाय अ बिजनेसमैन? ऑप्शन ए लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑप्शन बी वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑप्शन सी कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग, या ऑप्शन डी प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक व्यवसायी द्वारा वित्तीय लेखांकन को अपनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, माल खरीदने से संबंधित व्यय को किसमें दिखाया जाता है? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ मटेरियल आर सून इन ऑप्शन ए व्यापार खाता में ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठा में बैलेंस शीट, या ऑप्शन डी लाभ हानि वियोजन खाता में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो माल खरीदने से संबंधित जो भी खर्च होते हैं वो व्यापारिक खाते में दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, लाभ हानि खाते के जमा अधिक्य को कहा जाता है? द एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी शुद्ध हानि नेट लॉस, ऑप्शन सी कुल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट, या ऑप्शन डी कुल हानि ग्रॉस लॉस। तो लाभ हानि खाते के जमा अधिक्य को नेट प्रॉफिट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, खुदरा रोकड़ बही में अनुसरण की जाने वाली प्रणाली है? इन पेटी कैश बुक द सिस्टम फॉलोड इज ऑप्शन ए उपार्जन प्रणाली, एक्रूअल सिस्टम, ऑप्शन बी पेशगी प्रणाली, इम्प्रेस्ड सिस्टम, ऑप्शन सी रोकड़ प्रणाली, कैश सिस्टम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो खुदरा रोकड़ बही यानी कि पेटी कैश बुक में जो प्रणाली अपनाई जाती है वह इम्प्रेस सिस्टम प्रणाली है, पेशगी प्रणाली है। इसके अंतर्गत जो मेन कैशियर होता है वो अपने असिस्टेंट कैशियर को एक निश्चित अवधि के प्रारंभ में ही, चाहे वह अवधि 1 वीक हो, 15 दिन हो या 1 माह हो, वो ये निश्चित अवधि के प्रारंभ में ही अपने असिस्टेंट कैशियर को एक निश्चित अमाउंट एडवांस के रूप में दे देता है। असिस्टेंट कैशियर इसी रुपये से, इसी पैसे से अपने संस्था की छोटी मोटी भुगतान करते हैं, और जब अवधि समाप्त हो जाती है तो पुनः उन्हें मेन कैशियर से राशि मिल जाती है। तो इस प्रकार पेटी कैश बुक पेशगी प्रणाली पर आधारित होती है, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं? अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ऑप्शन ए संक्षिप्तीकरण समराइजिंग, ऑप्शन बी विवरण पर्टिकुलर, ऑप्शन सी स्पष्टीकरण नैरेशन, या ऑप्शन डी सूचना इंफॉर्मेशन। तो लेन देन की जो संक्षिप्त व्याख्या है उसे नैरेशन कहा जाता है, स्पष्टीकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो 50 MCQs है उसके आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो 50 MCQ हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद कर लें, जरूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।